भावना, मैं एक शब्द बोलूंगा और आपको उसका मीनिंग बताना है। ओके, आई एम रेडी। शब्द है हिप्पोपोटामोन्स्ट्रोसिस क्विपेडेलियोफोबिया। ये एक शब्द है अमित, ये पूरा सेंटेंस लग रहा है। प्लीज रिपीट इट अगेन। हिप्पोपोटामोन्स्ट्रोसिस क्विपेडेलियोफोबिया, इसका क्या मतलब है? कौन सा फोबिया? इट्स सच अ लॉन्ग वर्ड। इट इज द फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। वर्ड्स हो, शब्द हो, व्यंजन, स्वर, इन सब की अपनी एक दुनिया है और हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं अपनी बोलने की शक्ति से। जी, मानव के पास वाक शक्ति का वरदान है, लेकिन यदि बोलने की शक्ति में कोई बाधा आ जाए तो स्पीच थेरेपी हमारी मदद कर सकती है। आज मेंटल हेल्थ का विषय है स्पीच थेरेपी, फंक्शनल कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। आप हैं स्पीच साइको बिहेवियर थेरेपिस्ट। डॉक्टर सुनील, सबसे पहले जिस समस्या का समाधान हम आपसे चाहेंगे वो है स्टैमरिंग, यानी हकलाना। तो यदि मान लीजिए मैं स्टैमर करता हूँ, मुझे कई बार एम्बेरसमेंट भी लगेगी, सोशल स्टिग्मा भी होगा, तो इसमें स्पीच थेरेपी मुझे क्या सॉल्यूशंस ऑफर कर सकती है? सबसे बड़ी बात होती है स्टैमरिंग जो है, जैसे आप कहते हैं ना कि म्यूज़िक, एक तरह से आप सिंगिंग करना चाहते हैं, म्यूज़िक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसमें ब्रेथ का कंट्रोल, दैट इज़ द रियल प्रॉब्लम। स्टैमरिंग में कभी भी आप देखें कोई भी रुकेगा तो ऐसा करके वो जोर लगाने की कोशिश करेगा। तो जब तक वो ब्रेथ को स्मूथ करने की कोशिश आप नहीं करेंगे तब तक आपके साथ प्रॉब्लम रहेगी। वो आपको ओवरऑल लंग कैपेसिटी अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी। और यूज़ करना कैसे है, यानी कई बार क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन होता है। जैसे आप बोलना शुरू करते हैं, बोलना शुरू किया आपने, एकदम से किया, मैं बोल, ब्रेथ शॉर्ट हो गया आपका। आपको पता होना चाहिए, जैसे सिंगर्स होते हैं ना कि उसको पता होता है कि मैं अपने सांस को 1 मिनट तक भी खींच के लेके जा सकता हूँ और मुझे इतना बड़ा स्टैंजा गाना है। इसी तरह से क्या होता है कि जब हम बोलते हैं, बोलने में हमें ऑर्गेनाइज करना होता है कि मैं ऐसे नहीं कि मैं सीधा गया और बोलना शुरू कर दिया। आई हैव टू ऑर्गेनाइज। अगर वो पहले से एक छोटा सा ब्रेथ ले ले, ब्रेथ लेकर के बाद में स्पीच को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी, इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलता है। ये बाद की बातें, क्योंकि स्पीच थेरेपी तो डेफिनेटली करेगी काम, लेकिन ये वाला जो सॉल्यूशन है, दिस इज इंस्टेंट सॉल्यूशन। लेकिन डॉक्टर, यहाँ मैं ये जानना चाहूँगी कि स्पीच थेरेपी सिर्फ बच्चों के लिए होती है या किसी भी उम्र में हम शुरुआत कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं? किसी भी उम्र में आपके सीखने की कोई उम्र नहीं होती और शुरुआत करने की तो उम्र बिल्कुल भी नहीं होती। कितने कितने लोगों ने 50-50 साल, 60-60 साल की उम्र में भी स्पीच थेरेपी की है। एंड स्पीच थेरेपी का मतलब यही नहीं है कि वो स्टैमरिंग को ही ट्रीट करेगी। देयर आर सो मेनी डिसऑर्डर्स जिसमें स्पीच थेरेपी आपको हेल्प करती है, तो किसी भी उम्र में कर सकते हैं। जी, तो ये आप भी अगर शुरुआत करना चाहें, बोलने की शक्ति को और मजबूत करना चाहें, डॉक्टर सुनील से कोई सवाल करना चाहें, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड है, नंबर है 23097532। 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 23097532। तो डॉक्टर सुनील, एक तो हुआ स्टैमर यानी हकलाना, फिर एक और शब्द आता है तुतलाना। जी, वो क्या है और उसमें क्या सॉल्यूशंस हैं? देखिए, तुतलाने का मतलब ये होता है कि जब बच्चे कुछ साउंड्स को ठीक से ना बोल करके गलत ढंग से बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा का को ता बोलता है, तो ये इस तरह के जो डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं किसी साउंड को लेकर के, एडिशन करते हैं या डिस्टोर्ट कर देते हैं कुछ साउंड्स को, ये सारे के सारे जो साउंड्स होती हैं वो सारे तुतलाने में आती हैं। इसमें एक उदाहरण मुझे याद आता है कि बच्चे के जो ताऊ जी थे वो आते थे, लेकिन वो ताऊ की जगह काऊ कहता था, तो ऐसे लगता था कि वो गाय बोल रहा है। तो ये होती हैं चीज़ें? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, पहले तो इतना ज़्यादा लोग देखते नहीं थे क्योंकि कम्युनिकेशन जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो लोग अब ध्यान भी देते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। और मैं देखता हूँ कभी आज इतनी बड़ी बड़ी उम्र के लोग हैं, वो भी अब तक वो स्टैमरिंग भी करते हैं और तुतलाते भी। सॉल्यूशन अगेन, साउंड का आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। स्पीच थेरेपिस्ट आपको साउंड का ट्रेनिंग देता है, करेक्ट प्लेसमेंट कैसे होगा टंग का, और फिर जब ये प्रॉब्लम हो गई है तो इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि फैमिलीज़ में ना एक लाइक टालने मटोलने वाला एक एटीट्यूड चलता रहता है कि आप कहते हैं कि यार बच्चा अभी छोटा है, बड़ा होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, जितना वो बड़ा होता जाएगा उतनी मूवमेंट्स फर्म हो जाएंगी, टंग मूवमेंट उतनी ज़्यादा क्या जिद्दी मूवमेंट्स हो जाएंगी।
एंड देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेन हिम। Right. तो आप जितना जल्दी कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ट्रेन किसी भी उम्र में किया जा सकता है, लेकिन आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, आपके फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि अगर आप एक काम को 10 सेशंस में कंप्लीट कर सकते हैं, उसी काम को आपको 20 या 50 सेशंस में कंप्लीट करना, तो सफ़र ज़्यादा लंबा लेकिन अगर बच्चों की ही अगर हम बात करें तो पेरेंट्स ऐसे कौन से साइंस हैं जिनको देखकर समझ सकते हैं कि अब यहाँ पर स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहली बात तो ये चीज़ें क्लियरली दिखाई दे जाती हैं, और कहते हैं ना कि पेरेंट्स तो सबसे क्लोज होते हैं बच्चे के, तो उनको तो डिले करना ही नहीं चाहिए, उनको तो सब चीज़ें साफ नज़र आ जाती है, चाहे वो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम आ रही है, चाहे तुतलाने की प्रॉब्लम आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि टाल मटोल वाले एटीट्यूड से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में ना कम्युनिकेशन आपका एक पर्सनालिटी है, इट इज़ अ पर्सनालिटी डिफेक्ट नाउअडेज। पहले क्या होता था कि कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन अभी आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने, सीए बने, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, एक दुकान खोल के बैठ जाएंगे, तब भी कम्युनिकेशन इज़ गोइंग टू बी द प्राइम वन। जी डॉक्टर साहब, मुझे एक फिल्म याद आ रही है, हिचकी। रानी मुखर्जी थी उस फिल्म में, और उनका किरदार टीचर बनने के लिए अप्लाई करता है, लेकिन उनको कहीं नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि उन्हें एक स्पीच डिसऑर्डर था जिसे कहते हैं टूरेट सिंड्रोम, जिसमें कि उनका किरदार च च च करता है और फिर वो ऐसे करके ठीक भी करती हैं। तो ये टूरेट सिंड्रोम क्या है? बेसिकली इसमें क्या होता है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस रहती हैं और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं बॉडी में, यानी आपका कंट्रोल नहीं होगा, मूवमेंट अचानक से होगी, फिर आप उसको कभी यूं हाथ मार के ठीक करेंगे, कभी ऐसे फेस की मूवमेंट आएगी, कभी स्पीच में डिफरेंट साउंड्स निकल करके आएंगे, कभी आपको स्टैमरिंग हो जाएगी, कभी आप बहुत जोर लगाएंगे बोलने के लिए। तो ये सारी की सारी कंडीशंस। तो सोल्यूशन में डॉक्टर साहब कोई एक्टिविटी है, जैसे घर परिवार इस समय डीडी मॉर्निंग शो देख रहे हैं, मैं कैसे अपने वोकल कॉर्ड्स को बेहतर ट्रेन कर सकता हूँ कि मैं वाक शक्ति का बेहतर प्रयोग कर पाऊँ? सबसे पहले तो हम पिक्चर को देख करके ना जाएं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ ध्यान दें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ फंक्शनल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कोई ऑर्गेनिक लेना देना नहीं होता। तो ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक्चुअली जो डिसऑर्डर है वो ऑर्गेनिक है कि फंक्शनल है। ऑर्गेनिक का मतलब ऑर्गन्स एक्चुअली इन्वॉल्व हैं, और फंक्शनल का मतलब कि सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसको वैसा ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो फंक्शनल और ऑर्गेनिक, जब हम इन दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो दोनों में से क्या ठीक करना ज़्यादा टफ है? क्योंकि एक में ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, एक में ये है कि ऑर्गन्स भी ठीक है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे समझें? देखिए, ऑर्गेनिक तो डेफिनेटली ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल रहता ही है, जोर लगता है बहुत ज़्यादा, बहुत आपको उसमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। फंक्शनल का जहाँ तक सवाल है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कई सारे साइकोलॉजिकल रीजंस होंगे, जैसे कोई मेंटल ट्रॉमा रहा बच्चे को, कुछ और प्रॉब्लम्स रही, उसके बाद उसने ये सब कुछ करना शुरू कर दिया, वो अवॉइडेंस बिहेवियर्स में आता है कि बच्चे को किसी तरह से सोसाइटी को अवॉइड करना है, लोगों को अवॉइड करना है, और वो इस तरह की चीज़ें करना शुरू कर देगा। जी बिल्कुल। तो ये फंक्शनल भी हो, बट फंक्शनल करना आसान है। जी, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम काम रहें, और मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आप बेहतर एक्सप्रेस कर पाएंगे। इस समय अब्दुल जी हैं फ़ोन लाइन पर। हेलो जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी, सवाल पूछिए। सर मुझे मालूम नहीं करना था डॉक्टर आपको कि जैसे मैं इंडिया में 2001 तक मैं दिल्ली में काफी मैंने गाने गाए हैं, मैं सिंगिंग करता था कॉम्पिटिशन वगैरह में, बट अभी जो है मैं उस तरीके से सुर के साथ नहीं गा, जब मैं कुछ चाहता हूँ वो ना तो रिजल्ट चाहती है, तो क्या थेरेपी मेरी स्पीकिंग एबिलिटी को वापस लाने में, इसको करने में हेल्प करती है, ये जानना था। जी डॉक्टर साहब, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, एक तो स्टैमरिंग की चुनौती, और वो विश्वास कैसे लाएं कि मैं ठीक हो सकता हूँ? सबसे पहली बात है कि विश्वास बाहर से नहीं दिया जा सकता। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ कि आप आगे आएँ। कई बार हेजिटेशन जो है ना हमें पीछे रखती है कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है। तो अब वो बोल रहे कि मैं कंपटीशन तक चला गया हूँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, उसके बावजूद भी अगर हम ये चैलेंज नहीं लेना चाहते, हमें चैलेंज लेना पड़ेगा कि यस मैं कर सकता हूँ इसको किसी भी उम्र में। मैंने कितने सारे बच्चे, या मैं एडल्ट्स बोलूँ कि किसी की उम्र 21 साल थी, 22 साल थी, 25 साल थी, 30 साल थी, उनको रिहेबिलिटेट किया सक्सेसफुली। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस एज में आना चाहते हो, बच्चे में आना चाहते हो। स्टार्टिंग में तो पेरेंट्स लेके आएंगे, लेकिन एक लेवल के बाद क्या होता है कि बच्चे अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, वो आराम से आ सकते हैं। तो अब वो कंपटीशन के लेवल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी मैं कैसे करूं, आई मीन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ से ये मैसेज आपको ज़रूर देना चाहता हूँ कि आपको करना शुरू करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे इतनी चीज़ें आती हैं आजकल, वो बता रहे थे स्टैमरिंग में कि आप पेन लीजिए और ऐसे दबाकर बोलिए और इससे वोकल कॉर्ड पे असर पड़ेगा। क्या ये स्टैमरिंग में मदद करता है? देखिए, पहली बात तो आप इसको ना वोकल कॉर्ड्स यहाँ पे हैं, ये आप डेंटल लेवल पे सब चीज़ें कर रहे हैं, एंड मोर ओवर कहते हैं एक बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट होता है, यानी
यू आर डूइंग समथिंग, यू आर रिसीविंग समथिंग, यानी आप कुछ कर रहे हो और आपको कुछ मिल रहा है। एक साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है हमारी, Right. जिसे प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। इसमें कुछ आपको स्टैमरिंग से कोई इसमें फ़ायदा नहीं मिलने वाला। मैंने कई सारे ऐसे लोग देखे हैं जो तरह तरह की ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज लेकर के आते हैं कि मुंह में कोई सीटी डाल करके बोलो, ये करके बोलो, वो करके बोलो। Right. तो ये सब चीज़ें तो क्या बिल्कुल हेल्प करें नहीं जिससे करती। ये फर्क परमानेंट क्योर नहीं है। घर पे क्या कर सकते घर हैं? पे जैसे मैंने बोला, सबसे पहले आप ब्रीदिंग पैटर्न की प्रैक्टिस करें। Okay. उसके साथ कुछ वॉवल्स की प्रैक्टिस करते रहें। जब आप बोलना शुरू करते तो पहले वर्ड को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करें। हाँ, जैसे आपने बोलना कि आश्वासन बोलना किसी को, मैं आपको आश्वासन यानी आप वर्ड टू वर्ड चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। जब ब्रीदिंग पैटर्न पे कंट्रोल करेंगे, साथ साथ वर्ड्स को कंट्रोल करेंगे, तो इजीली आप कर सकते हैं। Okay. एंड मोर ओवर आजकल ऑनलाइन सब कुछ, आपको किसी क्लिनिक में जाने की जरूरत नहीं है। स्पीच थेरेपिस्ट फ्रीक्वेंटली ऑनलाइन अवेलेबल है। आप किसी के पास भी आप सर्च करके, अपना गूगल पे जाइए, कहीं पे भी जाइए, सर्च करके अपने एरिया में किसी को देख लीजिए। आप नहीं जा सकते उसके पास, उसको ऑनलाइन जी। पकड़िए, बट गाइड जरूर होना चाहिए आपके जी। पास। जब हम स्पीच की बात करते हैं तो पेस, पॉज एंड रिदम ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो जब हम थेरेपी देते हैं, क्या उसमें पेस, पॉज, रिदम ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, और किस तरीके से सिखाया जाएगा? क्योंकि एक छोटा बच्चा है और एक यंग है, एडल्ट है, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें साइकोलॉजिकल एलिमेंट इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो उनको जब एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, वो हम लोग जब बेसिकली रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करवाने की कोशिश करते हैं, या स्पीच ऑर्गन से कनेक्टेड एक्सरसाइज करवाने, जैसे टंग एक्सरसाइज करवाने की कोशिश करते हैं, लिप्स वाली एक्सरसाइज करवाने की कोशिश करते हैं, वॉवल्स की एक्सरसाइज करवाते हैं, तो बच्चों को ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता चला जाता है। उनको लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ और मैं ठीक हो रहा हूँ करके। सो एक साइकोलॉजिकल फीलिंग वहाँ पे मिल जाती है उसको। Okay. लेकिन जो एडल्ट्स होते हैं, दे हैव लिव्ड विद स्टैमरिंग। Right. अब उसके साथ क्या हुआ कि साइकोलॉजिकल जो एलिमेंट्स होते, साइकोलॉजिकल जो एक एड ऑन्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा डीप सीटेड होते हैं, डीप रूटेड होते हैं, कि उनको निकालने के लिए काउंसलिंग जो है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव। यानी उनका कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट अप करना पड़ेगा, साथ साथ बताना पड़ेगा, क्योंकि कई सिचुएशंस में आपने देखा होगा कि ये जो लोग होते हैं बहुत साफ बोलते हैं, कई सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा फंबल करते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर जी, है। हरियाणा से ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार ओम प्रकाश जी, क्या सवाल है आपका? ओम प्रकाश चावल, जब हम बात करते हैं तो कई बार हम जो कंधे उच्चारते हैं। जी, बात करते जब हैं हम तो कम्युनिकेशन में कंधे बात करते हैं कंधे तो आपके हिलते हैं जब आप बात करते हाँ हैं। हाँ, कंधे, दोनों कंधे ऊपर को उचकाते हैं। जी, तो ये क्या मतलब, ये डॉक्टर भी एक थेरेपी ये- से इससे शोल्डर श्रग करना। हाँ, ये एक तरह का, जैसे मैं अभी बात कर रहा था ना, एक तरह का इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है। यानी आप क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे कई बच्चों को आपने देखा होगा, बड़ों को आपने देखा होगा, जब बोलते तो आईज एकदम से क्लोज करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, रॉन्ग हैबिट्स होते हैं जो हम अपने साथ बढ़ा लेते हैं। यानी बचपन में कुछ हुआ, किसी के सामने हम लोगों ने ऐसा कोई मूवमेंट कर दिया, उसने अचानक से ये क्या कर रहा है, तो कई बार क्या इनवॉलंटरीली हमने किया, अगर हम उसको आगे नहीं कंटिन्यू करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चला तो जाएगा। क्या परिवार के सदस्य, मित्र उसे टोकें जब वो शोल्डर श्रग करे? उनको टोकना नहीं चाहिए। अच्छा, टोकना नहीं है। टोकने से ही तो आपने उसको अटेंशन दे दिया, अच्छा। आपने ओके। लेबल किया, यू हैव अ डिसऑर्डर। तो कुछ ना कहें। कुछ ना कहें। स्टैमरिंग में भी यही होता है। जब स्टैमरिंग की बात आप बार बार करते हैं, स्टैमरिंग स्टार्ट होती है लेबलिंग से। ओके। जैसे बच्चे को कभी कोई क्या हुआ, कोई फीवर हो गया, कोई और प्रॉब्लम हुई, उसकी मसल्स थोड़ी सी वीक होती हैं, तो जब वो बोलना शुरू करता है, उसके बाद जैसे फीवर हो रहा है, इरिटेबिलिटी हो रही है, तो थोड़ा फंबलिंग करता है। किसी ने उसके साथ क्या कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो, तो अचानक से उसको लगा कि यार कुछ होगा, लेकिन उसने टाल दिया। दूसरे फिर किसी और बंदे ने भी अचानक से उसको बोल दिया, तो जब फैमिली में 2-3 लोगों ने अचानक बोल दिया उसको लेकर के, तो फिर उसको लगता है कि यस आई हैव अ प्रॉब्लम। तो फिर सबके सामने कॉन्शियस हो अगर जाता है। फैमिली में लोग जिस तरीके से बोलते हैं, जिस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या उसका असर हमारे स्पीच पर पड़ता है? डेफिनेटली हम वो अडॉप्ट करते हैं? मैं बार बार साइकोलॉजी की बात करता हूँ, क्योंकि जो फैमिली होती है उसमें नॉर्मली जो स्पीच डेवलप होता है, स्पीच डेवलप होगा तो हम जो सोल मॉडल फॉलो करते हैं, जितने भी बड़े हमारे आसपास होते हैं उनको देख करके बोलना शुरू करते हैं। कई बार आपने देखो, किसी से फ़ोन पे बात करो ना, आप बेटा फ़ोन उठाएगा, आपको लगेगा कि फादर से बात हो रही है। तो वॉइस के नोट्स इवन कई बार बिल्कुल सेम होते हैं, स्टाइल बिल्कुल सेम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे बात हम पटियाला करते हैं। चलते हैं डॉक्टर साहब, जहां से जगरूप सिंह जी हैं फोन लाइन पर। हेलो हेलो, जी, गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैडम, मैं जगरूप सिंह बात कर रहा हूँ पटियाला से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। अजी मेरा बेटा है, 5 साल का है, जी और वो ना मतलब पूरा वर्ड नहीं बोलता अभी तक। जी, जैसे उसने खाना खाना है तो वो बोलेगा रोटी खानी, ओके,
यस, कुछ मतलब शॉर्टकट बोलता है और कंप्लीट नहीं कर पाता पूरी बात अभी तक। ओके, Okay. थैंक यू डॉक्टर साहब। जी। यहाँ पे ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा अभी है क्या लाइन पे? नहीं, आप बताइए। ये थोड़ा इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है कि पूरा वर्ड नहीं बोलता। अब पूरा वर्ड बोलने के लिए ना कई सारे रीजंस हो सकते हैं। आई मीन उसका स्क्रीन एक्सपोजर कैसा था, उसका स्टार्टिंग से ही कोई डिलेड स्पीच तो नहीं चले आ रहा कि उसने 2 साल 3 साल 4 साल की उम्र में बोलना शुरू किया है। तो अगर वो डिलेड स्पीच चले आ रहा तो पहले से इंटरवेंशंस होनी चाहिए थी, डायग्नोसिस प्रॉपर बनना चाहिए था, उसके हिसाब से आगे मूव कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला इनकम्प्लीट है ये तो थोड़ा आप सा। क्या कर सकते हैं? अभी क्या कर सकते हैं, अभी जा करके सबसे पहले असेसमेंट इनको करा करके उसका पूरा डायग्नोसिस बनवाना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, पूरा वर्ड क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसके पीछे कोई हियरिंग के रीज़न है, अटेंशन के रीजंस हैं, साइकोलॉजिकल रीजंस है, क्या है। ये कॉमन है, लेकिन इट इज़ वेरी कॉमन, कॉमन, वेरी कॉमन। ओके। तो मान लीजिए ट्रॉमा का केस है, कई बार होता है कि ट्रॉमा में किसी की आवाज़ चली जाती है या खुलकर नहीं आ पाती है आवाज़ बाहर, तो उस केस में स्पीच थेरेपी कैसे हेल्पफुल हो सकती है? ट्रॉमा 2 तरह से आएगा, एक मेंटल ट्रॉमा होगा, एक फिजिकल ट्रॉमा होगा। फिजिकल ट्रॉमा में अगेन वो ऑर्गेनिक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ ब्रेन डैमेज हुआ, कोई ऐसी प्रॉब्लम आई तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार डिसार्थरिया की प्रॉब्लम आ जाती है और कई बार अफेजिया की प्रॉब्लम आ जाती है। जो मेंटल ट्रॉमा होता है उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत ज़्यादा इंसान सामने से कुछ बहुत ज़ोर से डर गया, या किसी ने बहुत चिल्ला के उसके ऊपर बोल दिया, या किसी भी तरह से उसको फोबिया हो गया कोई, तो उससे क्या होगा कि वो विड्रॉ कर लेगा, जी, विस्परिंग आएगी, वॉइस नहीं आएगी, शोर लगाएगा कि मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, तो वो कन्विंस करने की कोशिश करेगा दूसरों को भी कि मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि वो विड्रॉ करना चाहता है अगेन, कि वो एक तरह से सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहता है कि मुझे यहाँ साइड पे रहना है, मुझे तुम लोगों से बातें नहीं करनी है, बिकॉज वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। लेकिन जो फिज़िकल ट्रॉमा होता है, जिसमें मैंने बात की कि ब्रेन डैमेज होगा या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, पहली बात तो वो MRI वगैरह में दिखाई देगा, न्यूरोलॉजिकल जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो हमारे साथ होते हैं इसमें, वो हमें डायग्नोसिस करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद जब ये प्रॉब्लम पता लग जाती है तो उसमें पहले 3 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पहले 3 महीने में ब्रेन स्पॉन्टेनियस रिकवरी करता है। ओके। उस दौरान अगर हम ब्रेन रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट करने की कोशिश करें तो मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलते हैं। जितना टाइम फेड होता चला जाएगा उतना प्रोग्नोसिस यानी इम्प्रूवमेंट की जो एक पॉसिबिलिटी है वो भी फेड ये होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर सुनील ने बताई है कि कोई भी समस्या क्यों ना हो, चुनौती हो, उसकी अर्ली रिकग्निशन और डॉक्टरी सलाह हमेशा ही आपको मदद करेगी। लेकिन एक और सवाल मैं डॉक्टर सुनील चाहूँगा आप बताएं। तो ऑटिज्म का जिक्र बहुत होता था, लेकिन कोरोना के बाद एक नया वर्ड हमने देखा है, वर्चुअल ऑटिज्म। ये क्या है और इसमें स्पीच थेरेपी कैसे काम करती है? पहली बात, अभी तक रिसर्च चल रहा है और वर्चुअल ऑटिज्म एक रजिस्टर्ड डायग्नोसिस नहीं है। आई मीन उसको स्टैंप नहीं करते कि ये डायग्नोसिस, बट येस एज ए टर्म हमें यूज़ करना चाहिए और सामने निकल के आना चाहिए और इतना ऑर्थोडॉक्स नहीं होना चाहिए अपनी अप्रोच में। जैसे मैंने कई सारे प्रोफेशनल्स देखे हैं, पेरेंट्स चाहते हैं उनके पास वो सारा हिस्ट्री देते कि 1 साल 1.5 साल 2 साल तक बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बोलना भी शुरू कर दिया, उसने सब चीज़ें शुरू कर दी, लेकिन सडनली स्क्रीन का एक्सपोजर हुआ और बहुत ज़्यादा 4-4 5-5 घंटे वो स्क्रीन देखता था, उसके बाद उसने विड्रॉ कर लिया, रिग्रेस कर लिया। तो वो क्या होता है कि मैक्सिमम जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ये मेरा मैसेज है उन सब लोगों को कि प्लीज़ डोंट इग्नोर, कि अगर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि बच्चे को कोई ऐसा सीजर डिसऑर्डर भी नहीं हुआ, यानी कोई मेडिकल रीज़न भी नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल रीज़न भी नहीं है, प्योर स्क्रीन का रीज़न बन रहा है, उसके बाद भी आप वर्चुअल ऑटिज्म वाली टर्म को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इग्नोर मत कीजिए। जैसे अब कोरोना एकदम से आया, कोविड एकदम से आया, आपने इमरजेंसी वैक्सीन बनाया कि नहीं बनाया? तो उसमें वैक्सीन अभी भी 100% थोड़ा था वो सब चीज़ें, लेकिन फिर भी फटाफट से रिसर्च करके जो भी हमारे पास अवेलेबल था हमने किया और वैक्सीनेट किया पूरे कंट्री को और पूरी दुनिया को। इसी तरह से वर्चुअल ऑटिज्म वाली टर्म को लोग माने बगैर पुरानी जो फिलॉसफीज चली आ रही हैं क्लासिकल ऑटिज्म वाली, उसको यहाँ पे डायग्नोस करते हैं कि बच्चे को माइल्ड ऑटिज्म है, मॉडरेट ऑटिज्म है, सीवियर ऑटिज्म है, उसके बेसिस पे जो पुरानी स्ट्रेटजीज चली आ रही हैं उसी के साथ ही ट्रीट करने की कोशिश ऑटिज्म के सॉल्यूशंस क्या हैं? वर्चुअल ऑटिज्म के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है, पहले कंफर्म कर लें, जैसे मैंने बोला डिफरेंशियल डायग्नोसिस वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पे ना कोई भी स्पेशलिस्ट अगेन वर्चुअल ऑटिज्म लिख के नहीं देगा, बट उसको बैक ऑफ द माइंड रख करके उसके लिए जो स्ट्रैटेजीज हैं वो इम्प्लाई करनी चाहिए इसमें। और इसमें क्या होता है कि एक प्लान होता है जिसके अंदर हम लोग फॉर्मल एक्टिविटीज़, इनफॉर्मल एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ और एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ का एक कॉम्बिनेशन बना करके अगर बच्चे पे मेहनत करें तो बच्चा बहुत जल्दी स्क्रीन टाइम कम करे बच्चे का। मेनली स्क्रीन टाइम कम करने से अब नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है बेसिकली, आप यहाँ ना थोड़ा साइकोलॉजी में आ जाएं,
ये हमारे माइंड में बेसिकली क्या होता है, जैसे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लेवल होते हैं। बच्चा जब बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखता है, फॉर एग्जांपल 4 घंटा उसने स्क्रीन पूरे दिन में देखा, तो जब वो स्क्रीन से हट भी जाएगा तो वो सारी इमेजिनेशंस उसके आसपास घूमती रहेगी। यानी वो आपसे रिलेट नहीं करेगा, वो आपकी तरफ देख भी रहा है लेकिन वो यूं करके देख रहा है, उसकी वो इमेजिनेशन ही उसको गवर्न करने की कोशिश कर रही है। तो उसने क्या किया कि जो उसकी सेंसेस होते थे, जिससे वो पूरी इंफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड से लेकर के सेल्फ लर्निंग पे था वो, यानी एक्सप्लोरेटरी फेज पे था, क्यूरियस फेज पे था, तो वो उससे सेंसरी डिसइंटीग्रेशन हो जाता है एक तरह का, यानी अब वो परसीव करना बंद कर देता है, और जो उसने सीखा होता है पहले से भी, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं हो रही, आगे नहीं बढ़ रहा, वो भी रिग्रेस कर लेता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये देखना कि खाली स्क्रीन बंद करने से अब चीज़ें नहीं चलेंगी, स्क्रीन बंद करने के साथ साथ थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर करना चाहिए। तो थेरेपी जो होता है, सेशन कितने सेशंस रहते हैं, किस हिसाब से पूरा ट्रीटमेंट चलता है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज। अगर बच्चा 2 साल से 3 साल, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट पीरियड, आई मीन दिस इज द मोस्ट प्रोडक्टिव पीरियड। अगर आपने 2 साल, 2.25 साल की एज में डायग्नोज कर लिया, तो आप 3 साल तक अपने बच्चे को, इफ़ इट इज़ लाइक ओनली स्क्रीन एक्सपोजर, तो 3 साल, 3.25 साल तक अपने बच्चे को 100% तक भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे वो टाइम बढ़ता चला जाता है, उतना टाइम आपको ज़्यादा लगता है। यूजुअली 6 साल की एज तक बच्चे के ठीक होने की पॉसिबिलिटी 100% तक भी रहती है। उसके बाद क्या होता है कि वो सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा फेड आउट होती चली जाती हैं, और अगर होता भी है तो आपको बहुत टाइम लगाना, 3-3 साल, 4-4 साल तक आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि हम लोग जो बोल लेते हैं, कई बार हम लोग we take it for granted that we can speak. I think we need to have an element of gratitude कि हमारे पास वाक शक्ति है, और इसको कैसे मजबूत करें, मेडिकल साइंस कैसे हमारी मदद कर सकती है। आज कार्यक्रम में आके बताने के लिए डॉक्टर सुनील अरोड़ा, आपका बहुत बहुत आभार। Thank you भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।